नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में आज हम परिवार के उस सदस्य के विषय में बात करेंगे जो सबके लिए तो सब कुछ करती है लेकिन खुद के लिए करना अक्सर भूल जाती है। एक परिवार, एक घर को, चार दीवारी को घर बनाने की जिम्मेदारी महिला की होती है। उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें परिवार की तरह एकजुट करने की जिम्मेदारी भी महिला पे ही होती है। लेकिन वहीं जब बात महिला की खुद की होती है, वो सबके लिए तो सब कुछ करती है, अपना हर फर्ज निभाती है, लेकिन जब उसे अपने लिए सोचना होता है उस पास वक्त ही नहीं होता, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसे में ये बात अक्सर सामने आती है कि जब महिलाएं खुद का ध्यान नहीं रखती हैं तो ऐसे में उनको बहुत सारी शारीरिक बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ऐसे में आज का जो हमारा विषय है वो महिलाओं से संबंधित ही और बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी दिक्कतें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन महिलाएं क्योंकि औरों पर ध्यान देती, खुद पे ध्यान दे नहीं पाती। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि आज हम इस विषय पे बात करें, क्योंकि हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती, क्या उसका कारण है और क्या उसके उपचार है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान यहाँ पर मौजूद है। पहले उनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर आज डॉक्टर सुजाता संजय जी मौजूद है जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज हम यहाँ पे बात करेंगे महिलाओं से संबंध में, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से कई तरह की बीमारियां यहाँ पे हमें हो जाती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे बात करेंगे कि हार्मोन्स के असंतुलन से किस तरह की बीमारियां होती है, लेकिन सबसे पहले ये बात आवश्यक हो जाती है जिम्मेदारी। एक महिला पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है, सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसी जिम्मेदारी और उसी ख्याल रखने में वो अपना ख्याल रखना भूल जाती है। ये भूल जाती है वह एक इंसान भी है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में यही से करना चाहूँगी कि आप पहले महिलाओं को ये बताएं कि वो अपने को इंसान समझे। हाँ मोहिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बार महिलाएं अपने ही स्वास्थ्य को लेकर ध्यान नहीं देती हैं, और मेरा मानना है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि महिला वो पूरे घर का एक आधार स्तंभ होती है। अगर महिला अपने आप में स्वस्थ है, वो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो यकीन मानिए वो फैमिली पूरी तरीके से स्वस्थ रहती है, हैप्पी रहती है, और इवन उस फैमिली के साथ साथ हमारा पूरा समाज और देश भी स्वस्थ और हेल्दी वेल्दी रहता है। तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का मतलब मेरा मानना ये नहीं होता है मोहिता कि हम जब बीमार हो तभी हम ये सोचें कि हमें डॉक्टर के पास जाना है और ट्रीटमेंट कराना है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, आपको थकान, बुखार, इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अगर जागरूक रहना है तो हमें जागरूक रहना इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि हम बीमार होने से पहले उसके प्रिवेंशंस क्या है, या हम अपने आप को कैसे चेकअप कराएं जिससे हमारे आसपास बीमारी आए ही नहीं। बिल्कुल, मतलब ये आवश्यक है कि हम स्वस्थ रहें, अपनी जो हमारी जीविका है वो इस तरीके से रहे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैम, यहाँ पर जैसे हम हार्मोन्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आजकल हम देखते हैं वर्तमान समय में अक्सर हम कहते हैं कि ये आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले बात यही आती है कि आपके हार्मोन्स जो है गड़बड़ा गए हैं। तो ये हार्मोन्स का असंतुलन है, ये किस वजह से इतना ज़्यादा अब होता जा रहा है? देखो, होता है क्या है ना मोहिता, अक्सर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस कोई ऐसा वायरल बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है कि जो हो गया है तो हमने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना है। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आजकल की हमारी जीवन शैली इतनी ज़्यादा असंतुलित है, या मैं ये कहूँ आजकल इतना ज़्यादा तनाव रहता है, वो तनाव किसी भी एज में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में इंटरनल हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन से सीक्रेट होते हैं, वो उनको इतना ज़्यादा असंतुलित या इम्बैलेंस कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस एक मेडिकल डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। और मेडिकल डिसऑर्डर वो इस प्रकार से होता है कि एक महिलाओं के स्वास्थ्य को पूरी तरीके से प्रभावित करता है, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं बोलूँ बहुत बार हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते तो महिलाएं डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। मैम, अगर हम वर्तमान समय की बात करें, जैसे हमारा जो पोषण है या फिर हमारा जो रहन सहन है, हमारा ज़िंदगी जीने का जो तरीका है और ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है वो काफ़ी परिवर्तित इस वक्त हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि जो हार्मोन्स की वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त जो महिलाओं पे सामने आ रही है वो किस तरह की है?
देखो, मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूं, जब भी कोई एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, चाहे वो बेटा हो या बिटिया हो, दोनों का ही स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर एक एज आती है जिसे हम युवा अवस्था कहते हैं। स्पेशली इस समय एक चेंजेस आते हैं। चेंजेस यानी जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये चेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में बदलाव लाते हैं, यानी हमारी वॉइस का चेंज होना या हमारे हेयर में ग्रोथ होना, मेल और फीमेल को दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये जब चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं तो हमारी ओवरीज फंक्शनिंग हो जाती है। बच्चियों की ओवरीज काम करना स्टार्ट कर देती है तो उससे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपके सेकेंडरी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। सेकेंडरी चेंजेस में एक बदलाव जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मेंसेस का स्टार्ट होना या माहवारी का शुरू होना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है आज के समय में, अगर हम लोग देख रहे हैं अराउंड मोर देन 90% बच्चियों को कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस या पीसीओडी या ओवेरियन सिस्ट या हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, लेकिन मेरा मानना केवल इतना है कि आपको ये नोटिस करना है कि आपकी बच्चियों के मेंसेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑन टाइम है या उसमें क्या बदलाव है। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। अगर आपको लगता है ऐसा कोई चेंजेस है तो डेफिनेटली वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसके वर्ड्स मैंने कई सारे बताए, उसमें बदलाव भी बहुत सारे होते हैं। अब समस्या खाली ये नहीं है मोहिता कि ये पीसीओएस या पीसीओडी किसी एक उम्र विशेष को होता है। ये किसी भी उम्र में किसी भी महिला को किसी भी वक्त हो सकता है। यानी कि अगर ये 10 साल की उम्र से बदलाव चालू हो रहा है तो ये 40 साल की उम्र में कभी भी ये बदलाव देखा जा सकता है। और इस बदलाव की वजह केवल एक ही होती है, कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम क्या खाते हैं, हम किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करते हैं, हम ओवर या अंडर वेट तो नहीं हैं। तो मैम, तो इसमें तो बात वही आ जाती है कि हमें अपने पोषण में यहाँ पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हमको अपना रहन सहन ठीक करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो महिलाएं, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा है कि महिला अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो ऐसे में कि कार्यक्रम हम इसीलिए कर रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो सके, तो आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, किस तरह वो अपना ध्यान रख सकती ताकि इस तरह की जो दिक्कतें सामने आती वो ना सामने आए? हाँ, देखो होता क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डाइट का। जी, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला की बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं बच्चों की एक गर्भ में ही होती है। अगर आप ऑलरेडी एनीमिक है, यानी कि आपके शरीर में पहले से ही खून की कमी है, तो जो ये बच्चा पैदा होता है ये बहुत सारी दिक्कतों के साथ होता है। वो प्री मैच्योर यानी समय से पूर्व होता है और उसके शरीर में कहीं ना कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। फिर आगे ये प्रॉब्लम आती है कि ऐसी महिलाएं चाह कर भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्रॉपर मिल्क फीड नहीं करा पाती हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते या हीमोग्लोबिन की कमी के चलते जो मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो उन बच्चों या बच्चियों को एक प्रॉपर मिल्क नहीं मिलता है, इट्स कॉल्ड द ब्रेस्ट मिल्क। और जो सारी क्वालिटीज़ ब्रेस्ट मिल्क में होती है, यानी कि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो हमारे और भी सारी चीज़ों को रिकवर करता है, तो वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पाता। जब वो मिल नहीं पाता है तो इन परिस्थितियों में जब वो बच्चा या बच्ची बड़े होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हार्मोन्स का बदलाव महिलाओं में भी हो, पुरुषों में भी हार्मोन का बदलाव होता है। तो जब ऐसी बच्चियां बड़ी होती हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि उन्हें इतने ज़्यादा हार्मोन्स का सामना करना पड़ता है कि जो मीनार की हम सभी जानते हैं कि जो प्यूबर्टल एज थी, जो आपकी 12 या 13 साल की उम्र में शुरू होते थे मेंसेस या माहवारी, कहीं ना कहीं हार्मोन्स की गड़बड़ियों के चलते वो 8-10 साल की बच्चियों को भी हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि जितना ज़्यादा आपका अर्ली मीनार्की होता है उतना ही ज़्यादा आपका इम्बैलेंस बढ़ जाता है और अर्ली मीनार्की के चलते वो अर्ली मेनोपॉज भी हो सकता है। अब इस सब में क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते बहुत बार ये देखा जाता है कि ऐसी बच्चियों को मेंसेस रेगुलर नहीं रहते तो वो ओबिसिटी का शिकार हो जाती हैं, इंसुलिन की प्रॉब्लम आने लगती है, वो डायबिटिक हो जाती हैं, बहुत बार थायराइड की पेशेंट हो जाती हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है, लोगों को पता नहीं होता है कि इनमें कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस भी हो सकता है छोटे छोटे बच्चों बच्चियों में, जिसकी वजह से उनको बहुत बार हार्ट में स्ट्रोक होने का डर रहता है।
तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि हम डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो इतनी सारी समस्याओं का रूप ले सकता है। और ऐसी बच्चों की जब मैरिज होती है मोहिता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको इनफर्टिलिटी या बांझपन का सामना करना पड़ता है। ये तो वर्तमान समय की बहुत बड़ी समस्या है जो आपने कहा कि बांझपन, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि बच्चे ना हो पाना एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। लोग IVF करवाते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अब आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि आप मां नहीं बन पाती है। तो ये क्या इसी वजह से है? हाँ, ये बहुत बड़ा कॉमन है। जैसे हम जानते हैं कि आज के समय में एक बड़ी समस्या आ रही है कि ज़्यादातर कपल्स को कंसीविंग नहीं हो पाती है और उनको कंसेप्शन के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। इन सारे केसेस में एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, जब हम किसी से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो उस हिस्ट्री में ये पता लगता है कि इस महिला के कहीं ना कहीं मेंसेस में एक रेगुलरिटी नहीं रही है। यानी कि जब इनके मेंसेस आते थे वो किसी कारणवश ओवरड्यू होकर आते थे, यानी कि समय से दिन ऊपर या चढ़ कर आते थे, या मेंसेस में जो ब्लीडिंग होती थी वो ग्रेजुअली अमाउंट वाइज कम होती थी, या फिर ये प्रॉब्लम आता था कि ब्लीडिंग हुई तो वो स्टॉप नहीं होती है। दे ऑल आर द सिम्टम्स रिलेटेड विद द PCOS या PCOD। तो इतने सारे बदलाव के चलते दिक्कत क्या होती है मोहिता, कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। लोग उसको तब तक बीमारी नहीं मानते जब तक कि वो उनकी अपनी ज़रूरत ना बन जाए। तो इस परिस्थिति में बच्चियों को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि पेरेंट्स को पता नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक समस्या है तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। बात वो भी आती है, कुछ चीज़ों से बात करने से हम लोग झिझकते हैं, हम उन पर बात नहीं करना चाहते हैं। यही जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की यहाँ पर कमी है। आपको जब ये पता ही नहीं है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है या ये कुछ कमी है ये, तो आप तब तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ फिर वही बात आती है कि क्या आपको लगता है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर इन सारे विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि जो महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो समझ सके कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है क्या वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है या नहीं? ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। अक्सर इस पे परिचर्चाएं होती है कि हमें बच्चों या बच्चियों या स्कूल्स या कॉलेजेस में इस तरह की बातों का डिस्कशन करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा मानना हमेशा ये होता है मोहिता कि बच्चों को अवेयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप बच्चियों को अवेयर करते हैं, और अवेयर करने का एक ही तरीका है कि एक्सपर्ट डॉक्टर या एक्सपर्ट पर्सन उन्हें ये बताए कि उनके शरीर के क्या बदलाव हैं, और वो बच्चियों को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार जब बच्चियों को पता लगता है, जैसे मैंने बहुत बार ऐसी टॉक्स दी हैं स्कूलों में जाके, सरकारी स्कूलों में जाकर, तो मैंने उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे हैं कि जब बच्चियों को ये पता लगता है कि हाँ ये मेरे साथ है। चूँकि आपने बोला कि हमारे समाज में बहुत सारी बातों पे डिस्कस नहीं किया जाता, तो उन्हें जब ये पता लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो वो अपनी बात को अपने पेरेंट्स को कन्वे करते हैं। उनके पेरेंट्स को पता चलता है तो वो डेफिनेटली इलाज के लिए बच्चियों को लेकर आते हैं। तो अवेयरनेस का एक ही तरीका है, या तो बच्चियों तक उस मैसेज को पहुंचाया जाए, या दूसरा जो मैं बोलती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का वो पार्ट होना चाहिए, ताकि बच्चियाँ या बच्चे वो अवेयर होंगे तो अपने हेल्थ को लेके उतना ही जागरूक होंगे। जितना ज़्यादा जागरूक होंगे, यकीन मानिए PCOS की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा डिसॉल्व होगी, और उसका एक अच्छा परिणाम ये निकलेगा कि लोगों को इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर्स के पास नहीं आना पड़ेगा। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैम यहाँ पर एक बात और है, आप भी महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, हम लोग घर का भी काम करते हैं, हम लोग बाहर जाके भी काम करते हैं। यहाँ सबसे अगर हम ये कहें कि आप मेंटल प्रेशर ना लो, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ऐसे में आपका जो हार्मोन्स होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं। अगर आप तनाव में हैं या परेशान हैं या फिर आपकी एज बढ़ती जा रही है, क्या ये जो फैक्टर्स हैं अगर ये हार्मोन डिसबैलेंस कर रहे हैं, तो क्या ये वाला जो हार्मोन्स है आप इसको ठीक कर सकते हैं मेडिसिन से? हाँ, बिल्कुल सही आपने जैसे बोला कि स्ट्रेस डेफिनेटली आज के समय में हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अगर कोई परेशानी है आप उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। वो आप सोचेंगे, और सोचना मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस के संपर्क में जाना। नो डाउट हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम मेडिटेशन या योगा थोड़ी देर के लिए अपने लिए, मुश्किल से आप आधा घंटा निकालिए, जो आपकी हॉबी है आप उसको एंजॉय कीजिए। देखिए, रोज़मर्रा की जो समस्या है हम उससे तो भाग नहीं सकते, या मैं बोलूँ अगर मैं मदर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों निभानी पड़ेंगी और इक्वली निभानी पड़ेंगी। तीसरी चीज़ ये होती है जो आपने बोला, क्या स्ट्रेस का मैनेजमेंट PCOS से रिलेटेड है? तो डेफिनेटली है।
उसके 2-3 चीज़ें होती है। जैसे मैं पीसीओएस को अपने लिसनर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि पीसीओएस के कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि योर लाइफ स्टाइल, हमने क्या खाया, इट मीन्स ओबिसिटी या अंडर न्यूट्रिशन, ये भी वजह है। तो हम ओबिसिटी को कंट्रोल करने के लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें। बहुत बार एज अ मदर हम अपने बच्चों को खुद ही बोलते हैं कि फास्ट फूड या जंक फूड इमीडिएटली अवेलेबल है और इजी गोइंग है बनाना, तो हम खुद एडवाइस कर देते हैं कि खा लो। बट आई थिंक हमें इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जस्ट यू प्रमोट फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आप आउटडोर एक्टिविटी करो बजाय इंडोर गेम खेलने के। तीसरा कारण होता है ज़्यादातर जो ये बोला जाता है, आपने जैसे बोला स्ट्रेस के लिए कि आधे घंटे के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहने के लिए यू फॉलो योर हॉबीज़। चौथा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो होता है मेडिकल प्रॉब्लम मतलब कि आपके शरीर में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है या इंसुलिन आपका गड़बड़ है या LH FSH हार्मोन्स गड़बड़ है, तो उसके लिए फिर हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। पांचवा कारण ये होता है, जैसे मैंने बोला, कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है हमारे भारतीय समाज में, बहुत बार बच्चियाँ स्पेशली उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो फैमिली से डिस्कस नहीं करते, वो अपने टीचर्स को नहीं बताते, या वो जो सलाह लेते हैं वो अपने हमउम्र से लेते हैं, या हम उस मीडिया के थ्रू जाते हैं जो इनकम्प्लीट नॉलेज हमें देता है। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप डिस्कस करते किसी एक्सपर्टीज से, तो वो आपको एक सही राय देता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बच्चियाँ ऐसी मेडिकेशंस का सेवन कर लेती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल होती हैं। ट्रीटमेंट के तौर पे मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जहाँ तक हो सके आप हार्मोन्स को अवॉइड कीजिए, अननेसेसरी हार्मोन्स सेल्फ मेडिकेशन के रूप में मत लीजिए। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि ट्रीटमेंट के 2 पार्ट हैं, आप हार्मोन्स, नॉन हार्मोन्स। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ नॉन हार्मोन्स विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जब आप ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ में लेके चलते हैं, तो सच में जैसा मैंने बोला मोहिता, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट कोई डिसीज़ नहीं है, ये सेल्फ मेड डिसीज़ है, हमारी अपनी बनाई हुई समस्या। तो ये दोनों चीज़ों का जब आप कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस से बाहर आ जाते हैं। मैम, यहाँ पर ना जब भी हम किसी विषय पे बात करते थे, कुछ भ्रांतियाँ जरूर जुड़ी होती। जैसे पहले कहा जाता था, पहले के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा उछलने कूदने वाले गेम नहीं खेलने चाहिए, आगे चल के आपको दिक्कतें होंगी। हमें नहीं पता वो आगे चल के कौन सी दिक्कतों की बात करते हैं, लेकिन आप क्या समझ पा रही है कि वो कौन सी दिक्कतों की बात करते हैं? क्या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है। यूजुअली क्या होता है कि ड्यूरिंग द मेंसेस जो हमारा यूट्रस होता है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा हम जानते हैं कि बच्चों में या बच्चियों में चेंजेस आते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में एक पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो ड्यूरिंग द मेंसेस क्या होता है, जैसे किसी किसी को स्वेलिंग रहती है। जैसे कल मैंने किसी को अटेंड किया, उनकी एज 10 साल के आसपास थी, तो उसको बहुत सीवियर पेन हो रहा था बच्ची को, वो मेरे पास लेकर आए। तो उसमें कारण ये था कि यूट्रस में कहीं ना कहीं स्वेलिंग की समस्या थी, जिसे हम PID का नाम देते हैं, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। यस, आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए शायद शॉकिंग होगा, बट अब मैं जो चेंजेस देख रही हूँ आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 6 साल की उम्र पर भी मेंसेस स्टार्ट होते हुए देखा है। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। अब आप सोच कर भी परेशान हो जाते कि उस उम्र में बच्चा अपनी केयर कैसे करेगा, वो कैसे समझेगा। पहली बात तो फिर ये भी आती है कि इस एज में मेंसेस स्टार्ट कैसे हो गई, इस पे भी बात करना आवश्यक है। आपने जो बात बोला ये बहुत सही बात है कि इस एज पर मेंसेस स्टार्ट क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो एक्सेस रिलीज हुआ। एक्सेस रिलीज होने से क्या हुआ कि उस बच्ची की हाइट एंड विल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, क्योंकि उसके शरीर से चूंकि ये चीज़ फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, तो जो उसकी ओवरीज थी जो ना कायदे से फंक्शनिंग होना था 12-13 साल की, वो 7-8 साल की उम्र में ही फंक्शनिंग हो गई, और उससे जो हार्मोन्स मैंने बताए आपको, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना था, वो रिलीज होने लगे और उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए। और आप यकीन नहीं करेंगी कि वो एक रेगुलर बेसिस में आने लगे। अब पेरेंट्स का परेशान होना बच्ची के लिए ऑब्वियसली जायज़ है कि बच्चा संभालेगा तो कैसे मैनेज करेगा। क्योंकि हार्मोन्स जब आप रिलीज़ हो जाते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि उसे आप डाउन रेगुलेट कर दें, यानी कि मैं जो रिलीज़ हो रहा है उसको मैं बंद कर दूँ, ये संभव नहीं है। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, मैं ये हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ चेक योर डाइट ऑफ योर
बच्चे, अगर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपका बच्चा क्या खा रहा है, उसका वेट किस प्रकार से है, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी समस्या में आप अपनी बच्चियों को डाल रहे हैं। मैम, इस तरह की जैसे आपने ये जो अभी केस बताया है, तो लक्षण क्या कुछ सामने आता है कि जैसे हमारी भी बच्चियां हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, हमें पता चल सके कि अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लक्षण ये हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके आप देखेंगे ना तो बच्चियों का बिल्ट, यानी मैंने बोला पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाती है। जो हमारे ये हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी चेंजेस के लिए। जैसा हम जानते हैं सेकेंडरी चेंजेस का क्या मतलब है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होना, हेयर ग्रोथ आना और बॉयज़ में एक चेंज आ जाना। तो ये सारे चेंजेस एक स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं कि पहले ब्रेस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, देन आफ्टर हेयर ग्रोथ हो रही है, देन आफ्टर आपके मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई चेंज दिखता है, क्योंकि अब ज़रूरी है हम ये देखें अपने बच्चों को कि वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। दूसरा, एक जो आपने बोला कि ऐसा हुआ क्यों, एक कारण होता है बहुत बार बच्चे सोशल मीडिया के कांटेक्ट में इतने ज़्यादा होते हैं कि वो क्या देख रहे हैं हम खुद ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो समय से पहले वो चीज़ें वॉच करते हैं या समय से पहले वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है जो हमारी बॉडी के सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज द अनदर कॉज फॉर द, यहाँ पर हम सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं, अक्सर ये बात होती है कि सोशल मीडिया में आप क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज का कहते हैं ना, साइंस है ही ऐसी कि साइंस का अगर आप यूज करो तो उससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है, और अगर आप उसका मिसयूज करो तो उसका बड़ा अभिश्राप कोई नहीं है। तो बच्चों का फॉल्ट कम होता है, पेरेंट्स का थोड़ा सा फॉल्ट ज़्यादा हो जाता है। हम सभी ये बात बोलते हैं हम बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन देखिए हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त के साथ हम बहुत बार ये नहीं देखते कि हम खुद भी उसी चीज़ पर व्यस्त रहते हैं जिस पे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हमारे पेरेंट्स हमें वॉच करते थे, बट वो वाली एक्टिविटीज नहीं थी जो आज हमारा जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। 21वीं सदी में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के टच में जो बच्चे हैं आजकल बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम यहाँ पे हार्मोन्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हार्मोन डिसबैलेंस जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, कुछ केसेस जो मैम ने यहाँ पे बताए हैं, उसकी वजह भी शायद सोशल मीडिया ही है काफ़ी हद तक। क्योंकि बच्चे अननेसेसरी वो नॉलेज ले रहे हैं मोहिता जो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। मैंने इसलिए पहले ही बोला था अपनी टॉक में स्टार्टिंग से पहले कि नॉलेज दीजिए, अगर वो पेरेंट्स दें या उनके एक्सपर्ट टीचर दे या फिर एक्सपर्ट डॉक्टर दे, तो वो एक सही वे में बच्चों के पास नॉलेज आती है। लेकिन अगर उसका वे डिफरेंट हो जाए या गलत वे हो जाए तो उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मैम, एक प्रश्न यहाँ पर और है कि अक्सर हम महिलाओं के साथ देखते हैं या जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं उनके साथ देखते हैं कि अचानक आपको लगता है कि अभी मेरा आज बात करने का मन है, या आज मैं चुप रहना चाहती हूँ, आज मेरा कुछ बोलने का मन नहीं है। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपका जो दिल है, दिमाग है, वो क्या कह रहा है। तो ऐसा मूड स्विंग जो एक समस्या आजकल सामने आ रही है, इसकी वजह क्या है? मूड स्विंग्स का मेन कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे आपने बोला, बहुत बार बच्चियां ये बोलती हैं कि आज मुझे लॉनलीनेस फील हो रहा है, या अक्सर हम ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। और बहुत बार इन पे टॉक होती है या बातें होती हैं और लोग बोलते हैं कि बच्चों को भी कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो काउंसलिंग या इस तरह की सिचुएशन हमेशा तब आती है जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोन्स का एक रेगुलर वे में आना इसलिए भी ज़रूरी होता है, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है फिजिकली एंड मेंटली। तो ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दें। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का एक मेन वजह होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बच्चियां या बच्चे ये फील कर रहे हैं कि उन्हें एकांत में रहना पसंद है, या उन्हें बीच बीच में अकेलापन महसूस होता है, या वो उदास हो जाते हैं, या वो बातें नहीं करते हैं, या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको अनदेखा ना करें। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कभी भी कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम सडन नहीं आती है, वो हमेशा सिम्टोमेटिक वे में होती है। बस शर्त है कि हम उसको देखकर अनदेखा ना करें। मैम, जैसे हमारी लाइफस्टाइल आजकल हो गई है, हम बहुत ज़्यादा, जैसे आपने भी कहा ये बात कि हम ये कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम ना तो पेरेंट्स को समय दे पाते हैं ना पेरेंट्स बच्चों को समय दे पाते हैं, तो हम अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं, उसी में हम व्यस्त रहते हैं। उस वजह से जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे उस चीज़ को बैलेंस हमें करना चाहिए एज अ पेरेंट्स और एज ए बच्चे? देखिए, ज़रूरी है कि आज देखिए हमने एक
पॉइंट लिया, रियली सच अ गुड टॉपिक, क्योंकि लोग अक्सर इस पर डिस्कस नहीं करते मोहिता। हमने बात की तो हमने उसके कारण भी जाने, हमने उसका सॉल्यूशन भी सुना और हमें पता चला कि ये बीमारी सच में बीमारी नहीं है, ये सेल्फ मेड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं कभी भी पीसीओएस को डिसीज़ नहीं बोलती। अगर मैं अपने कंसल्टेशन रूम में बैठी हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ पीसीओएस इज़ नॉट अ डिसीज़, इट्स अ कंडीशन, इट्स अ प्रॉब्लम एंड इट्स प्रॉब्लम इज़ अ ट्रीटेबल। तो कहीं ना कहीं जब हमने और आपने बातें की तो इन बातों से बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये जो बैरियर है, अगर हमें उसे ब्रेक करना है तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों से खुलकर बात करें। किसी चीज़ को ये ना सोचें कि अगर हमने ये नॉलेज नहीं दी तो बच्चे को पता नहीं लगेगा। यकीन मानिए आजकल की जनरेशन इतनी स्मार्ट होती है, चलेगा लेकिन क्या पता चलेगा वो खुद, ये हमें नहीं पता चलेगा कि उन्हें क्या पता चला है। मैं बिल्कुल एक और बीमारी की यहाँ पे बात कर लेते हैं, सिस्ट। आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सिस्ट होता जा रहा है, जिस वजह से जैसे बच्चे करने में भी दिक्कत हो रही है। और मैंने रिसेंटली सुना है कि दिमाग में भी सिस्ट होता है। सिस्ट का एक मतलब होता है, सिस्ट का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी ग्रोथ हो गई जी। ओके, अब वो ग्रोथ आपके ब्रेन में भी हो सकती है, वो सिस्ट आपकी ओवरी में भी हो सकती है, वो सिस्ट आपके यूट्रस में भी हो सकती है, वो सिस्ट आपके क्या कहते हैं अंदरूनी अंगों में भी हो सकती है। तो सिस्ट इज जस्ट अ टर्म। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो बेसिकली ये सिस्ट कहाँ हुई? ये सिस्ट होती है ओवेरियन सिस्ट। तो लोगों को इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि ओवेरियन सिस्ट हो गई, इट मीन्स हमें ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। देखिए, ओवेरियन सिस्ट की भी वो होते हैं टाइप्स, यानी कि अब डिपेंड करता है कि वो सिस्ट का साइज क्या है। अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो घबराइए नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइए। सिंपल सा अगर उसमें फ्लूइड है तो इट्स अ सिंपल चेंजेस जो एवरी बनता है और एवरी मंथ डिसॉल्व हो जाता है। आपको इवन कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट टू कंट्रोल योर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इवन मैं खुद नहीं प्रिस्क्राइब करती ट्रीटमेंट, और कभी मुझे हुआ तो मैं भी कभी दवाई नहीं लेती हूँ। अब डिपेंड करता है सेकेंड टाइप ऑफ सिस्ट। बहुत बार उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हेमरेजिक सिस्ट। वो सिम्टोमेटिक होता है कि आपको बड़ा सीवियर पेन हो जाता है। अब उस पेन की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। मैंने खुद पर्सनली किसी बच्ची में 8 सेंटीमीटर की सिस्ट डिसॉल्व की है दवाइयों से, तो वो हो जाता है। आइडियली लोग बोलते हैं 5 सेंटीमीटर की सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट समस्या ये है, सिस्ट इज द रिकरेंटेबल, यानी ये एक बार बन गई तो ये दोबारा भी बन सकती है। तो इज इट नॉट पॉसिबल ना कि आप बार बार ऑपरेशन करें। आप उसे मेडिकली ट्रीट करें और एक गाइड करें कि क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या खाना है और क्या आगे फर्दर मोड देना है। यहाँ पे ध्यान रखें। मैं हमारे कार्यक्रम का समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो मैं लास्ट में जाते जाते चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को सुझाव क्या देना चाहेंगे? मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमें दर्शकों को केवल एक ही एडवाइस करनी है कि आप घबराओ नहीं, बस आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करो बच्चियों के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि अगर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज़ अ ट्रीटेबल विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी और डोंट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। हमेशा स्ट्रेस बीमारियों की तरफ ले जाता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुजाता संजय जी, जिन्होंने हमें हार्मोन्स के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस यहाँ पर होता है, ये हमारी खुद की शुरू की गई एक बीमारी है, और इसका अगर आपको ठीक करना है तो आपको अपने पोषण में, अपने आहार का ध्यान देना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को यहाँ पर ठीक करना होगा और एक स्वस्थ जिंदगी जीनी होगी। नमस्कार।